तो जरा सोचिए, एक आम दिन कोर्ट में एक ऐसी टिप्पणी होती है और अचानक इंटरनेट पर एक पूरी की पूरी नई राजनीतिक पार्टी खड़ी हो जाती है। आज हम जिस विषय के विश्लेषण में जा रहे हैं वो सच में हैरान करने वाला है। बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी की। कैसे एक अचानक से की गई टिप्पणी ने एक ऐसे डिजिटल आंदोलन का रूप ले लिया जो सीधा हमारे चुनावी कानूनों और यहाँ तक कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था से जा टकराया। एक तरफ तो ये पूरा मामला एक भारी व्यंग्य या सटायर लगता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके पीछे जो कानूनी और राजनीतिक सवाल खड़े हुए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर आलसी युवाओं की बनाई गई एक बिल्कुल फर्जी राजनीतिक पार्टी ने सिर्फ 5 दिनों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को ऑनलाइन पीछे कैसे छोड़ दिया। मतलब कोई जमीनी रैलियां नहीं, कोई भारी भरकम फंडिंग नहीं, सिर्फ इंटरनेट की ताकत और एक स्नोबॉल इफेक्ट। ये सब कैसे हुआ, ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है। भाग 1, एक टिप्पणी की रूपरेखा, कोर्ट रूम की चिंगारी। तो इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की एक टिप्पणी काफी चर्चा में आई। उन्होंने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में कोई जगह नहीं मिलती और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ थोड़ा संदर्भ समझना जरूरी है। दरअसल ये सुनवाई उन लोगों के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर हो रही थी जो जाली या फर्जी पेशेवर डिग्रियों का इस्तेमाल करके सिस्टम में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन इंटरनेट पर तो बात जंगल की आग की तरह फैलती है। इसे देश के बेरोजगार युवाओं पर एक सीधे हमले के रूप में देखा जाने लगा। जाहिर है विवाद बहुत तेजी से बढ़ा तो अगले ही दिन मुख्य न्यायाधीश की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आ गया। उन्होंने साफ किया कि उनकी टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियों के साथ प्रणाली में घुसपैठ करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे वास्तव में भारत के युवाओं को विकसित देश के स्तंभ के रूप में देखते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं अभिजीत दिपके, जिन्होंने इस कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखी। उन्होंने एक बड़ा ही व्यंग्यात्मक जवाब दिया। राजनेताओं की डिग्रियों को लेकर जो पुराने विवाद रहे हैं उन पर तंज कसते हुए उनका तर्क था कि भले ही किसी के पास वैध डिग्री न हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि नागरिकों को परजीवी कहा जाए। भाग 2, वायरल सैलाब, सीजेपी का जन्म। स्पष्टीकरण तो आ गया, लेकिन इंटरनेट पर युवाओं का जो गुस्सा था वो शांत होने के बजाय एक बड़े ही रचनात्मक और व्यंग्यात्मक रूप में सामने आया। और ये आंकड़ा 20 मिलियन, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। मैं भी कॉकरोच के नारे के तहत जनरेशन जी ने इस आंदोलन को इतनी तेजी से अपनाया कि बस कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर इनके 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। मतलब डिजिटल इतिहास में इतनी तेजी से किसी चीज का वायरल होना अपने आप में एक अभूतपूर्व बात है। अगर हम इस बात की गहराई को समझें तो इंटरनेट की ताकत सच में अवास्तविक और चौंकाने वाली लगती है। एक तरफ दशकों पुरानी जमीनी स्तर पर काम करने वाली विशाल राजनीतिक पार्टियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 13.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और भारतीय जनता पार्टी के 8.7 मिलियन। और दूसरी तरफ कुछ ही दिनों पहले शुरू हुई एक व्यंग्यात्मक पार्टी जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, जिसने कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो सीधे 20 मिलियन का आंकड़ा पार कर जाती है। ये दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया में संगठनात्मक शक्ति का असर कितना तेज होता है। भाग 3, एक व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र, आलसियों की आवाज। अब ये मामला सिर्फ मीम्स या फॉलोअर्स तक ही सीमित नहीं रहा। इन्होंने बाकायदा अपना एक घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। और ये बहुत ही दिलचस्प है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शब्दों के साथ खेलते हुए उन्होंने अपनी विचारधारा में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक के साथ साथ एक नया शब्द जोड़ दिया, आलसी। और सदस्यता की शर्तें वो तो और भी कमाल की हैं। सदस्य बनने के लिए आपका बेरोजगार होना, हमेशा ऑनलाइन रहना और हर बात पर पेशेवर रूप से शिकायत करने में सक्षम होना जरूरी है। उस अदालती टिप्पणी को व्यंग्य में बदलकर वापस लौटाने का ये एक बहुत ही चतुर तरीका था। लेकिन अगर हम इनके 5 सूत्री घोषणा पत्र पर नजर डालें तो पाएंगे कि ये सिर्फ हवाई इंटरनेट चुटकुले नहीं हैं। ये बहुत ही सटीक व्यवस्था विरोधी राजनीतिक सुधार हैं जिन्हें बस हास्य के आवरण में लपेटा गया है। जैसे कि सेवानिवृत्त जजों के लिए राज्यसभा सीटों पर रोक लगाना, वैध वोट हटाने पर यूएपीए लगाना, संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग, विशिष्ट मीडिया समूहों के लाइसेंस रद्द करना और दल बदलने वाले राजनेताओं पर सीधे 20 साल का बैन।
ये मांगे सीधे तौर पर सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल उठाती है, और ये इतना असरदार रहा कि महुआ मोइत्रा जैसी मौजूदा सांसदों ने भी इस पार्टी की मानद सदस्यता खुशी खुशी स्वीकार कर ली। भाग 4, सत्ता का पलटवार, राज्य की प्रतिक्रिया। जाहिर है, जब कोई चीज इतनी बड़ी हो जाए और करोड़ों युवाओं को अपने साथ जोड़ ले, तो संस्थाओं का ध्यान उस ओर जाना स्वाभाविक है। और घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि आप बस ये टाइमलाइन देखिए। 15 मई को अदालत में वो टिप्पणी होती है, 16 मई को पार्टी बन जाती है, और 21 मई आते आते इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स के बाद भारत में उनका एक्स यानी ट्विटर अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर 23 मई तक उनकी आधिकारिक वेबसाइट भी इंटरनेट से हटा दी जाती है। जरा सोचिए, महज एक हफ्ते के भीतर एक इंटरनेट मीम उठकर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। सरकार ने जो कार्रवाई की उसका कानूनी आधार आईटी अधिनियम की धारा 69A था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स के मुताबिक इस अकाउंट से भड़काऊ सामग्री पोस्ट हो रही थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बन सकती थी। ये तो था सरकार का पक्ष, लेकिन इसी बीच पार्टी के संस्थापक ने ये भी खुले तौर पर बताया कि इस पूरे वाकये के दौरान उन्हें और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। भाग 5, व्यंग्य बनाम कानून, ट्रेडमार्क और चुनावी अड़चनें। अब एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि एक डिजिटल मीम को भारत के सख्त नियामक ढांचे के भीतर एक भौतिक इकाई बनाने में कितनी कानूनी अड़चनें आती हैं। चुनाव चिन्हों को ही ले लीजिए। नाम तो है कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन चुनाव आयोग के 1968 के प्रतीक आदेश के मुताबिक वो कानूनी रूप से बैलेट पेपर पर कॉकरोच का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। 90 के दशक में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की चिंताओं के बाद नई पार्टियों के लिए जानवरों या पक्षियों को चुनाव चिन्ह बनाने पर रोक लगा दी गई थी। पुरानी पार्टियों के पास भले ही जानवरों के चिन्ह हों, लेकिन नई पार्टियों को ये इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि सीजेपी अपना चिन्ह एक मोबाइल फोन रखना चाहती थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो भी चुनाव आयोग की मुफ्त प्रतीकों की लिस्ट में उपलब्ध नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीजेपी इस वक्त भारतीय कानून के एक बहुत ही उलझे हुए चक्रव्यूह के ठीक बीच में खड़ी है। एक तरफ है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 19(2) के तहत वो प्रतिबंध जो व्यवस्था के नाम पर लगाए जाते हैं। और बात सिर्फ यही नहीं है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में कॉकरोच जनता पार्टी नाम पर अपना अधिकार जताने के लिए पहले से ही कई आवेदन दाखिल किए जा चुके हैं। मतलब एक तरफ बौद्धिक संपदा की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ डिजिटल सक्रियता। ये टकराव वाकई अनोखा है। भाग 6, युवाओं का अंतर्निहित संकट, जमीनी हकीकत। अब अगर हम इन सारे मीम्स, व्यंग्य और कानूनी पचड़ों से थोड़ा बाहर निकलकर देखें, तो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के शोध से एक बहुत ही कड़वी और गंभीर तस्वीर सामने आती है। और यही वो हकीकत है जो असल में इस पूरे आंदोलन को ईंधन दे रही है। डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत में 15 से 25 वर्ष की आयु के स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर चौंकाने वाली 40% है। मतलब अगर 100 युवाओं के पास कॉलेज की डिग्री है, तो उनमें से 40 के पास कोई नौकरी नहीं है। जब हालात ऐसे हों तो निराशा का इस स्तर पर पहुंचना स्वाभाविक है। इस बात को थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। लगभग 367 मिलियन यानी करीब 36 करोड़ युवा एक ऐसी अर्थव्यवस्था में अपने लिए मौकों की तलाश कर रहे हैं जो उनकी गति के अनुसार नौकरियां पैदा करने में संघर्ष कर रही हैं। तो ये संदर्भ पूरी तरह स्पष्ट कर देता है कि भले ही कॉकरोच जनता पार्टी ऊपर से देखने में सिर्फ एक मजाक या हास्य में लिपटी लगे, लेकिन उन 20 मिलियन फॉलोअर्स को प्रेरित करने वाला जो गुस्सा है, वो एक बहुत ही वास्तविक और गंभीर आर्थिक संकट से उपजा है। और अंत में आज की ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे एक डिजिटल आंदोलन महज 5 दिनों में स्थापित पारंपरिक पार्टियों को ऑनलाइन चुनौती दे सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इंटरनेट का ये गुस्सा, ये व्यंग और ये नई डिजिटल सक्रियता कभी असल में मतदान केंद्रों पर वास्तविक बदलाव ला सकेगी? क्या आने वाले समय में मीम्स हमारे वोटिंग पैटर्न को तय करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।